हेलो फ्रेंड्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम अभिक्रिया की कोटि आणविकता वगैरह पढ़ चुके थे। अब अपन शून्य कोटि और प्रथम कोटि ये दो अभिक्रियाओं को थोड़ा डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। आज अपन देखने जा रहे हैं शून्य कोटि वाली अभिक्रिया। इसमें अपने को पढ़ना है शून्य कोटि और प्रथम कोटि अवकलित वेग समीकरण, फिर उसका समाकलन करके समाकलित वेग समीकरण निकालनी है, फिर उस समीकरण का ग्राफ बनाना है अपने को, तो एक अपने को निकालना है अर्धआयु काल। ये चीजें पढ़नी है अपने। तो मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, ये अभिकारक पी उत्पाद में चेंज हो रहा है शून्य समय पर। समय कितना है? शून्य। उस समय अभिकारक ए की सांद्रता हमने मान ली ए। समय शून्य है तो उत्पाद की कोई सांद्रता नहीं होगी। फिर टी समय पर अभिकारक ए की ए माइनस एक्स सांद्रता शेष बच गई। एक्स सांद्रता टूट चुकी है और किस में बदल गई? उत्पाद में। तो बचेगी कितनी? ए माइनस एक्स। ये कोई रिएक्शन, आप कोई भी काल्पनिक रिएक्शन मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए अपन वेग देखिए कैसे लिखेंगे। वेग अपन पढ़ चुके हैं, वेग का सूत्र हमने देख लिया पहले। तात्क्षणिक वेग यानी dx अपॉन dt। तात्क्षणिक वेग को अपन dx अपॉन dt लिखते हैं। dx अपॉन dt बराबर शून्य कोटि वाली विक्रिया। वेग बराबर आता है स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक a है तो a की सांद्रता, और इसकी पावर कोटि कितनी है? शून्य। तो इसकी पावर कितनी आएगी? शून्य आएगी। ये है विक्रिया के लिए वेग का सूत्र। अब इसमें देखिए a की पावर 0 हो गई तो a की तो मान, a की सांद्रता का मान इकाई हो जाएगा। इसका तो वैल्यू, इसका मान 1 हो गया। तो dx अपॉन dt बराबर क्या बच गया अपने पास में? स्थिरांक बच गया k। dx अपॉन dt बराबर k। इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx बराबर k dt। एक ही बात है। ये तो है शून्य कोटि विक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण। अब हम इससे निकालेंगे समाकलित वेग समीकरण। तो हम इस रिएक्शन का समाकलन कर देंगे। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर समाकलन dx बराबर k समाकलन dt। k तो स्थिरांक है तो इसका समाकलन होगा नहीं, dx और dt का समाकलन कर देंगे। dx का समाकलन x बराबर k स्थिरांक, dt का समाकलन t प्लस समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक मान लिया हमने, लगा दिया c। तो ये इस रिएक्शन का, इस समीकरण का समाकलन हो गया x बराबर kt प्लस c। अब अपन इसमें c का मान और रखते हैं तो अपने पास में कंप्लीट समाकलित वेग समीकरण आएगी। समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए c का मान और रखना है। c क्या है? यहां पर c है समाकलन स्थिरांक रखा है हमने। आप जो भी रखना चाहें, जैसे i रखना चाहिए तो i रख सकते हैं। c का मान कैसे निकालेंगे? समाकलन स्थिरांक का मान निकालने के लिए हम अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में जाएंगे, स्टार्टिंग अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था, यह समीकरण है x बराबर kt प्लस सी। x बराबर kt प्लस सी। तो प्रारंभिक अवस्था में x का मान कितना है? ये प्रारंभिक अवस्था जब समय 0 है, ये हो गई स्टार्टिंग पोजीशन। इस समय x का मान कितना है? x मतलब a अभिकारक के कितने मोल टूट गए। तो 0 समय पर कितने मोल टूटे हैं? 0 समय पर तो अभी कुछ नहीं टूटा। तो x का मान कितना है प्रारंभिक अवस्था में? x बराबर कितना है? 0। तो x की वैल्यू मैं रख देता हूं 0 बराबर k स्थिरांक t। t की वैल्यू कितनी है? समय। प्रारंभिक अवस्था में समय भी कितना है? 0। t का मान भी कितना है? 0। प्रारंभिक अवस्था में x और t दोनों के मान ही 0 है, तो t का मान भी मैं 0 कर दूं, k गुणा 0 प्लस c। तो बताओ c का मान कितना आया? 0 आ गया। c का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर x बराबर kt
ये आ गई शून्य कोटि विक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको आप जैसे x बराबर kt है तो ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर x अपॉन t या t बराबर x अपॉन k, जिस तरह से आप लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। शून्य कोटि विक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण, जिस तरह की रिएक्शन होगी उसी के अनुसार आपको लिखनी है। जैसे रिएक्शन अपने को अलग भी दे सकता है अगला, मान लीजिए यहां पर अपने को ये रिएक्शन देते कोई कि R विकारक से P उत्पाद बन रहा है, शून्य समय पर R की सांद्रता अगले ने मान ली R नोट मान ली, ये नहीं मानिए इस बार, सांद्रता R नोट मान ली, और T समय पर सांद्रता मान ली R। इस तरह से निकालने का तरीका वही होगा, समीकरण भी वही आएगी। देखिए क्या समीकरण आएगी, समाकलित वेग समीकरण क्या आएगी। देखो समाकलित वेग समीकरण ये आई थी अपनी x बराबर k। तो अब क्या चेंज होगा, k तो स्थिरांक है, k का मान तो वही रहेगा, t भी। अपन ने चेंज क्या किया, सांद्रताएं तो चेंज किया ना, तो x की जगह पर इस बार क्या मान आएगा, x क्या था कि R की कितनी सांद्रता टूट चुकी है, तो कितनी टूट गई, शुरू में तो R नोट थी, अब R बची है, तो x की R की कितनी सांद्रता टूट गई, R नोट माइनस R, इतनी सांद्रता टूट गई। तो अगर ये समीकरण अगला देगा अपने को, तो x की जगह अपने पास में ये वैल्यू आएगी R नोट माइनस R बराबर k। समाकलित वेग समीकरण इस तरह से आ जाएगी। आगे बात समझ, आप सेम दोबारा से निकाल सकते हैं ऐसे ही, इसी तरह से निकाल लेना, dr अपॉन dt बराबर के लिखना, आप dr अपॉन dt बराबर के ये लिख करके निकालना। तो सेम टू सेम x बराबर kt आई है, उसकी जगह पर ये समीकरण आएगा। आपको कोई सी भी एक x बराबर kt ये इजी लगे तो ये याद रख लो, r नोट माइनस r वाली ये निकाल करके देखना, ये वाली इजी लगे तो ये याद रख लेना। कोई सी भी एक रिएक्शन जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप ध्यान में रख लेना। मेरे कहने का मतलब बस यहाँ पर यही है कि कोई भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल पूछा जाए तो अगला जरूरी नहीं है कि आपको ए वाली रिएक्शन ही दे, कोई भी रिएक्शन दे सकता है आपको। ये रिएक्शन दे दी, अदर कोई रिएक्शन दे दी, मान लो जैसे रिएक्शन तो मान लीजिए वही दे दी ए वाली, लेकिन सांद्रता स्मॉल ए मानने के बजाय अगले ने ये मान ली, इस तरह से मान सकता है। सांद्रता कुछ भी मान सकता है अगला, लेकिन आंसर सेम वही आएगा, अपघटित सांद्रता बराबर स्थिरांक इंटू समय। सूत्र आपको ये ध्यान में रखना, समाकलित वेग समीकरण। अब अपन इसके लिए बनाते हैं ग्राफ। देखो समीकरण क्या है ये अपनी, x बराबर kt, या फिर आप चलो ये मानना चाहेंगे r नोट माइनस r, ये भी x के मान, ये टूटी हुई सांद्रता बराबर kt। इस समीकरण के लिए अपने को ग्राफ बनाना है। तो पहले हम इस समीकरण की तुलना करेंगे कि यह समीकरण कौन सी इक्वेशन के सेम है। y बराबर mx के जैसी लग रही होगी आपको, ध्यान से देखो। मैथ वाले स्टूडेंट तो नॉर्मली पढ़ते हैं, एक तो समीकरण होती है y बराबर mx, एक होती है y बराबर mx प्लस c। दो प्रकार की समीकरणें होती हैं इन दोनों के लिए। जैसे इसमें ग्राफ बनता है y और x के मध्य, इसमें भी y और x के मध्य, ये भी आएगी अपने आगे आएगी। ये वाली जो समीकरण है ना अपनी, इसके जैसी लग रही है। देखो y बराबर mx, या इस समीकरण को भी आप देख लो, ये y हो गया, y बराबर mx। तो समाकलित वेग समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, और समाकलित वेग समीकरण का जो ग्राफ है वो y बराबर mx समीकरण के अनुरूप बनेगा। इस समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है आपको याद रखना है। सबसे पहली बार ग्राफ बनता है किस किस के मध्य, y और x के मध्य। इधर आप लेंगे y, इधर आप लेंगे x, और एकदम से जीरो से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, जीरो से स्टार्ट होकर के सीधा ग्राफ बनेगा। y बराबर mx के मध्य सीधा इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। एक दूसरी समीकरण और जो भी मैं आपको बता रहा था, y बराबर mx प्लस c, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये y और ये x, c ऐसा ही सीधा ही बनता है, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ऐसे बनता है।
इस तरह की समीकरण भी आगे जब आएगी तो अपन उसका भी ग्राफ बनाएंगे। और ये जो ग्राफ बना है इसका ढाल यानी टेन थीटा का मान कितना होगा? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? y, आधार क्या है? x। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? y बटे x। या इस समीकरण से आप देखो y बटे x बराबर m होता है, तो टेन थीटा बराबर y बटे x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? m भी लिख सकते हैं। ये इस ग्राफ का ढाल आएगा। ये y बराबर mx समीकरण बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। अपने को ग्राफ बनाना है इसका x बराबर kt, तो सेम इसके अकॉर्डिंग इसका मैंने जो ग्राफ बनाया ना इसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनेगा। किस किस के मध्य? x और t के मध्य। ये इधर ले लिया मैंने x और ये ले लिया t, और ये सीधा ग्राफ बनेगा। बन गया ग्राफ। अब ग्राफ का ढाल यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार x अपॉन t। या फिर यह टेन थीटा की वैल्यू x अपॉन t की जगह देखो आप और क्या रख सकते हैं? इस समीकरण से देखो x अपॉन t बराबर किसके बराबर होगा? k के बराबर नहीं आएगा क्या? t का भाग लगाएंगे तो x अपॉन t बराबर k। इस ग्राफ का ढाल आएगा x अपॉन t, या आप बता सकते हैं किसके बराबर आएगा? जो स्थिरांक है k उसके बराबर इसका ढाल आएगा। तो ये हो गया अपने को शून्य कोटि वाली विक्रिया के लिए आरेख। समाकलित एक समीकरण का हमने ग्राफ भी बना लिया। अब हम पढ़ेंगे अर्धायुगाल। अर्धायुगाल या अर्धायु भी बोलते हैं इसको आप टी हाफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखो अर्ध आयु काल होता क्या है? अर्धायु काल जैसे ये विक्रिया है, या आप ये वाले मानना चाहें तो ये मान लीजिए, कोई सी मान लो। आपने शुरू में विकारक की कितनी सांद्रता ली? मान लो हमने शुरू में विकारक के 10 मोल लिए थे, तो आपको ये देखना है कि 10 में से 5 मोल शेष रहने में कितना टाइम लगता है। विकारक की प्रारंभिक सांद्रता से आधी सांद्रता बचनी है, आधी तो टूट नहीं जानी है। जैसे इसके मैंने 10 मोल लिए तो 5 मोल तो उत्पाद में बदल जाने चाहिए, 5 मोल शेष रहने चाहिए। तो आप इसको कैसे भी कह सकते हैं कि आधे मोल अपघटित होना या आधे मोल शेष रहना, बात एक ही हो गई। उसी को कहते हैं अर्धायुगाल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का 1/2 भाग या 50% भाग अभिकारकों में टूटने में लगा समय, या 50% भाग शेष रहने में लगा समय। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी मात्रा शेष रहने में जो समय लगता है उसको कहते हैं अर्धायुगाल। ठीक है। जैसे ये विक्रिया थी, अभी हमने माना था, देखो 0 समय t समय इसकी सांद्रता a माइनस एक्स, ये माना था हमने। तो इसके लिए अपने पास में समीकरण आई थी x बराबर kt। ठीक है। अब जब हम इसका अर्धायुगाल निकालना है, यानी अपने को यही देखना है कि आधी मात्रा, शुरू में आपने कितनी मात्रा ली है? a, इसकी आधी मात्रा ही टूटेगी अब, और जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम क्या मान रहे हैं? t हाफ। और इसके आधी मात्रा टूट गई तो बच गई कितनी? आधी बच गई a माइनस एक्स। ए की सांद्रता जो पहले a माइनस एक्स बच रही थी, अब कितनी बची है? आधी बची है, a/2 बची है। समझ गए? और बाकी की जो आधी सांद्रता थी वो टूट गई है उत्पाद में। तो अर्धायुगाल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो इस समीकरण में आप x का मान तो कितना रख दो? a/2। x क्या थी कि कितने मोल टूट गए? तो आधे मोल टूट गए। तो x की जगह तो मैं मान रख देता हूं a/2 बराबर k, और t का मान रख देता हूं मैं t हाफ। ये यहां से आप अर्धायुगाल का सूत्र निकालेंगे, तो t हाफ बराबर क्या आ जाएगा? a/2k। यह आ गया अर्धायुगाल का सूत्र।
या आप वो वाली रिएक्शन के लिए निकालो तो भी यही आएगा, सूत्र सेम ही आएंगे दोनों के लिए। आर नोड माइनस आर बराबर केटी। तो मान क्या रखना है आपको, प्रारंभिक सांद्रता तो आर नोड ही रहेगी माइनस अंतिम सांद्रता टी समय बाद कितनी सांद्रता बची। तो अब तो अपन आधी सांद्रता बचने वाली है, तो अब अपने पास में जो शुरू की थी उसकी आधी बच गई। शुरू में कितनी थी, आर नोट थी ना, प्रारंभिक सांद्रता ये थी और टी समय बाद में आर बच रही थी। अब की बार कितनी बचेगी, आर नोट बटे 2 बचेगी। तो आर की जगह मान कितना रख दोगे आप, आर नोट बटे 2 बराबर के, और टी का मान भी कितना रख दोगे, टी हाफ। आर नोट में से आधा आर नोट घटा दो, बचेगा क्या, आधा आर नोट बचेगा, आर नोट बाय 2 बच जाए बराबर के टी हाफ। तो यहां से टी हाफ बराबर देखो कितना आएगा, आर नोड अपॉन 2 के। कोई सी भी समीकरण से निकाल लो, चाहे आंसर वही आने वाला है। अर्धायुगाल बराबर ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता बटा 2 के। यहां देख लो, अर्धायुगाल बराबर प्रारंभिक सांद्रता बटे 2 के, एक ही आंसर आने वाला है दोनों में। शून्य कोटि विक्रिया का अर्धायुकाल बराबर प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2 के, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि विक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है। जो शून्य कोटि की विक्रियाएं होती हैं उनका जो अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। तो ये हुई शून्य कोटि की विक्रिया। अवकलित एक समीकरण, समाकलित एक समीकरण आ गई, ग्राफ बना लिया और अर्धायुकाल निकाल लिया। कुछ उदाहरण शून्य कोटि विक्रिया के आपको ध्यान में रखना है, प्रथम कोटि के भी पढ़ेंगे अपन साथ। वैसे अगर एग्जाम पे अगर कोई क्वेश्चन जैसे आता है तो उसमें दिया हुआ रहता है कि ये कौन सी कोटि की विक्रिया है, लेकिन कुछ उदाहरण होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं शून्य कोटि विक्रिया के लिए। पहला उदाहरण है H2 + Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl का निर्माण, ये शून्य कोटि की विक्रिया है। अमोनिया गैस का अपघटन, यह एक शून्य कोटि की विक्रिया है। फोस्फीन गैस का, जैसे अमोनिया का अपघटन हो रहा है सेम वैसे ही फोस्फीन का अपघटन, ये ध्यान रखना है आपको। 2-3 उदाहरण शून्य कोटि विक्रियाओं के लिए, ये सभी शून्य कोटि विक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कुछ प्रथम कोटि विक्रिया के उदाहरण बताता हूं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसका एक उदाहरण आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कहीं पर भी रिएक्शन में ये नाम आ जाए, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ जानते होंगे जो अपने आप ही अपघटित होते हैं, वो सभी विक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं, ध्यान रखना। सभी रेडियो एक्टिव क्षय की विक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना हमेशा। चाहे कोई भी रिएक्शन दे दे अगला, अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो वो कैसी होगी, प्रथम कोटि की होगी। बस ये एक चीज ध्यान में रखनी है, प्रथम कोटि की। इसके अलावा जैसे अमोनियम नाइट्राइट, इसका अपघटन, अमोनियम नाइट्राइट का जो अपघटन होता है वो शून्य कोटि की विक्रिया होती है। H2 + नाइट्रोजन गैस में इसका अपघटन होता है। एक उदाहरण ये ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा एजो आइसोप्रोपेन अगर ध्यान में रह जाए तो प्रथम कोटि विक्रिया का एक उदाहरण होता है एजो आइसोप्रोपेन का तापीय अपघटन। बाकी अगर आप ये उदाहरण ध्यान में रखेंगे तो काफी है। सभी रेडियो एक्टिव क्षय विक्रियाएं प्रथम कोटि होती है। और ये दो ही उदाहरण ध्यान में रखने, HCl का बनना, अमोनिया का टूटना, ये शून्य कोटि विक्रियाओं के उदाहरण। तो इसी के साथ में अपना प्रथम कोटि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में यही सारी चीजें अपन प्रथम कोटि के लिए पढ़ेंगे। अवकलित एक समीकरण, समाकलित एक समीकरण, अर्धायुकाल और ग्राफ, ये सारी चीजें प्रथम कोटि। तो शून्य कोटि आज हुआ कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।